हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया था। आज हम उनकी अथॉरिटी लेंगे। हम सभी को पता है कि मनुष्य जो है कभी अकेला नहीं रहता है, बहुत से लोगों के साथ रहता है। इस दौरान वो एक दूसरे व्यक्तियों के संग उसको इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, स्वयं भी वो किसी दूसरे को प्रभावित भी करता है। अब ये जो प्रभावित या इन्फ्लुएंस होता है उसका मतलब होता है कि दूसरों की पॉलिसीज़ को प्रभावित करना। इसको और अच्छे से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना या उससे कार्य करवाना। अब कार्य करवाने के प्रभाव में दो रूप हो सकते हैं, एक पावर और एक अथॉरिटी। जो हम अथॉरिटी की बात अब करने जा रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है कि को समझने से पहले हम थोड़ा सा शक्ति के बारे में, पावर के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये दोनों में बहुत ज़्यादा एक क्लोज रिलेशन है। मैक्स वेबर कहते थे कि शक्ति उन लोगों में होती है जो दूसरे के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभावित करते हैं। इसका मतलब होता है कि शक्ति द्वारा अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपना। और जस्ट इसके अपोजिट होता है कि अथॉरिटी रेफर टू एक्सेप्टेड पावर, दैट इज पावर दैट पीपल एग्री टू फॉलो, टू लिसन authority figure because they feel that these individual are worthy of respect। मतलब आप मान लीजिए कि सत्ता का जो संबंध होता है वो उसके स्टेटस से होता है, जबकि शक्ति का जो संबंध होता है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से होता है। मतलब हम कह सकते हैं जनरली स्पीकिंग पीपल परसीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड ऑफ अथॉरिटी फिगर एज रीजनेबल एंड बेनिफिशियल और ट्रू। अब हम वेबर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वेबर कहते हैं कि डोमिनेशन एज द चांस ऑफ कमांड बीइंग ओबेड बाय a specifiable group of people, legitimate authority is that which is recognized as legitimate and justified by both the ruler and ruled। मैक्स वेबर को ये और अच्छे तरीके से समझाते हैं कि सत्ता जो है विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर होती है, और आर्थिक कारक सत्ता के निर्धारण में कोई एकमात्र कारक नहीं होता है, कोई एक फैक्टर नहीं है। क्योंकि आर्थिक जीवन को इसको और स्पष्ट करने के लिए एक और हमारा जो मालिक वर्ग होता है उत्पादन के साधनों तथा मजदूरों की सेवाओं पर अपने अधिकार को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, वहीं दूसरी ओर मजदूर अपनी सेवाओं को बदलने में प्राप्त मजदूरों पर अधिक से अधिक अधिकार पाने की चेष्टा रखते हैं। सत्ता उन्हीं के हाथों में रहती है जिनके पास संपत्ति है, तथा मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ केंद्रित होता है। इसी के ही बेसिस पर जो मीन्स सत्ता के बेसिस पर मजदूर की स्वाधीनता को हम खरीदी जाती है, और मालिक को मजदूर के ऊपर एक विशेष प्रकार की अथॉरिटी या अधिकार प्राप्त होता है। मतलब सत्ता प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और बहुत कुछ घट भी गई है। फिर भी आर्थिक क्षेत्र में जो निजी संपत्ति तथा उत्पादन के साधन हैं वो किसी वर्ग के लिए सत्ता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक आज भी निर्भर है। इसीलिए वो कहते हैं कि इट इज़ एज लेजिटिमेट एंड जस्टिफाई बाय बोथ द रूरल एंड रूल्ड। अब उन्होंने तीन तरीके की अथॉरिटी की बात करी है। तीन तरीके की अथॉरिटी में उन्होंने कहा है कि करिश्मेटिक अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जिसकी हम वन बाय वन यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वेबर के अनुसार कहते हैं कि इट इज़ एक्सेप्टेड बिकॉज दैट हैज़ ट्रेडिशनली बीन द केस। इट्स लेजिटिमेसी एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब इसको हम बहुत लंबे समय से एक्सेप्ट करते हैं, और ये परंपरा द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने से होता है। इस प्रकार की जो सत्ता होती है उसकी जो लेजिटिमेसी होती है वो परंपरा पर आधारित होती है। अब समाज में हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे
पद होते हैं जो एक लंबे समय से चले आ रहे थे और जिनका अस्तित्व केवल परंपरात्मक विश्वासों पर होता है। एक उदाहरण हमने लिया है ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ का, जिनकी जो पोजीशन थी वो इनहेरिटेड थी बेस ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स पर of the success for the monarchy. People adhere to traditional authority because they are invested in the past and feel obligated to perpetuate it. In this type of authority, a ruler has no real force of carry out his will or maintain his position, but that depends primarily on a group's respected traditional authority. मतलब आपकी जो ये अथॉरिटी है ये एक तरीके से सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों को यह बात करके आश्वस्त रखता है कि नहीं, ऐसा होता ही आया है, इसलिए ये परंपरा में चलेगा। इस प्रकार इसको एक हम लोग प्रथा की तरह अनुसरण करते हैं और दूसरी तरफ आदेश देने वाले व्यक्ति की निरंकुशता भी निहित है। इसको हमने एक छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। अब हम करिश्मेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं। करिश्मेटिक अथॉरिटी का जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, करिश्मा एक जादू, व्यक्ति में सामान्य से एक असाधारण सा कुछ विशिष्ट गुणों का होना। अब ये गुण जो है आपके वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ड्रॉन टू लीडर्स पर्सनल क्वालिटीज। द अपील ऑफ करिश्मेटिक लीडर can be extraordinary and can be inspire follower to make unusual sacrifices or to preserve in the midst of great hardship and persecution. It means charismatic leader usually emerge in time of crisis and offer innovative or radical solution. They may even offer a vision of new world order, like Hitler rise to power in the post-war economic depression of Germany is an example. ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसमें हम देख सकते हैं कि लोग इस प्रकार की सत्ता की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो चमत्कारी गुण होते हैं वो सामान्य व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं और उसे अलौकिक क्षमता पे हम संपन्न मानते हैं। चमत्कारिक सत्ता की जो वैधता होती है एक तरीके की मैजिकल पावर पर होती है, एक तरीके की डिवाइन पावर पे होती है और एक जो नेतृत्व पूजा के विश्वासों पर निहित होती है। जैसे इस प्रकार के जो विश्वास का सोर्स होता है वो व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित चमत्कार, विजय में सफलता आदि से होता है। इस प्रकार की सत्ता ना तो परंपरा पर आधारित होती है, ना तो वैधानिक नियमों पर होती है, बल्कि कुछ चमत्कारी गुणों पर आधारित होती है। अब हम रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात करते हैं। रैशनल लीगल अथॉरिटी को हम लीगल अथॉरिटी भी कहते हैं। ये एक तरीके का आपका वैधानिक होता है, राज्य द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के अनुसार इस प्रकार करते हैं। जैसे वेबर कहते हैं कि पावर मेड लेजिटिमेट बाय लॉ, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन इज टर्म्ड रैशनल लीगल अथॉरिटी। वो शक्तियाँ जो नियम से बंधी हैं, जो कानून से बंधी हैं, जिनसे इनका रेगुलेशन होता है, उसको हम रैशनल लीगल अथॉरिटी कहते हैं। और इस तरीके की जो अथॉरिटी है इज़ वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर रैशनल सिस्टम और आइडियोलॉजी एंड नॉट नेसेसरली इन द पर्सन हु इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक ऑफ दैट डॉक्ट्रिन। मतलब जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है तो उसे उस प्रिंसिपल के पोस्ट से संबंधित सत्ता भी प्राप्त होती है और उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करता है जो उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड होती है। और इस प्रकार की सत्ता का स्रोत व्यक्ति की जो निजी आपकी जो मतलब निजी प्रतिष्ठा से समाहित नहीं होती है, वो आपको अलग रख के चलना पड़ता है। मतलब व्यक्ति की जो वैधानिक सत्ता के क्षेत्र और उसके बाह्य क्षेत्र में बहुत अंतर होता है। जो कॉलेज में प्रिंसिपल की जो अथॉरिटी है वो उसके पर्सनल लेवल पे यूज़ नहीं कर सकता है। इसी तरीके से हमने जहाँ कहीं भी नियमों की ऐसी प्रणाली है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक और प्रशासनिक रूप से प्रयुक्त होती है, वो एक नियमित समूह के सदस्यों के लिए वैध होती है। इसी तरीके हम इसको एक तरीके से वैधानिक सत्ता हम कहते हैं। वैधानिक सत्ता के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे
वो एक व्यक्ति उसकी अपनी एक हैसियत है, अपनी एक पावर है, परंतु जिस पोस्ट पर है वो पावर वो उस जगह यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको एक पावर मिली है वो वहाँ पर यूज़ कर सकता है। जैसे मिस्टर तिवारी एक जज की हैसियत से जिन अधिकारों के अधिकारी हैं, वो अधिकार एक व्यक्ति के रूप में, मतलब वो अपने परिवार के सदस्यों पर नहीं अपना सकते हैं। मिस्टर तिवारी के जो अधिकार हैं वो सत्ता से बिल्कुल भिन्न हैं। घर पर मिस्टर तिवारी जज नहीं हैं, किसी के पुत्र हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं और किसी के पति हो सकते हैं। इसलिए वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता को बताया है और 3 प्रकार की जो ये सत्ता है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।